काला जादू किया कैसे जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है? काला जादू किसके लिए करना है, क्यों करना है, उद्देश्य क्या है? काला जादू सबसे ज्यादा जो किया जाता है मारण, उच्चाटन, विद्वेषण। मारण अर्थात किसी को समाप्त करना। मोहन क्या प्रक्रिया है? मोहन अर्थात मोहना। आप कोई सुंदर पुष्प को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कितना सुंदर है? सात्विक शक्तियों से करते हैं तो माँ शारदा से करते हैं, माता सरस्वती का आह्वान करते हैं, लूना चमरिन का आह्वान करते हैं, माँ कामाख्या का आह्वान करते हैं। हर कोई चाहता है कि भाई मेरा पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, तो ये क्या है, किस तरीके से काम होता है? देखिए, वशीकरण अर्थात कोई व्यक्ति अपनी सुध बुध भूलकर केवल आपके ही विचार में डूब जाए, आप जो कहें वो माने। सात्विक वशीकरण में संभव। बहुत लोग हमें कहते हैं, बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, लोगों हमारे पास आते भी हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। अच्छा खासा काम रुक गया, बर्बाद हो गया। बिजनेस में लोग जो आ रहे थे, फुटफॉल हो रहा था, वो नहीं आ रहा। हमारी सेहत, वो बीमार रहने लगे हम, जो कभी बहुत रेयर केसेस में होता था। हमारे घर में मनमुटाव बढ़ने लगे, रिश्तों में खटास आने लगी, रिश्तों में मनमुटाव होने लगे, इवन रिश्ते बिखर भी गए। और हर एक जगह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक इंसान की तरफ एक बहुत ज़्यादा झुकाव अब महसूस कर रहे हैं, जो पहले नहीं था। अब क्या है ये? कोई लोग कहता है कि आपके ऊपर तंत्र किया है। अब तंत्र में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं अलग तरीके के तंत्र की जो कहते हैं हम काला जादू, मारण, वशीकरण, जहाँ से एक इंसान कभी वापस नहीं आ पाता। अगर उस घेरे में फंस जाए तो हमेशा उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता कि उसका सही इलाज उसे कहाँ से मिलेगा। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है वो आप लोगों के लिए है, जहाँ आप अगर अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आप देखते हैं तो आज के इस पॉडकास्ट के पूरे एपिसोड को आप पूरे अंत तक देखें। कहीं ना कहीं आपके सारे सवालों के जवाब आपको यही मिल जाएंगे। तो चलिए आज इस गहरी चर्चा को और गहराई से समझते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे योगीराज तांत्रिक श्री निखिल जी महाराज का। वेलकम सर। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं सर? भगवती कृपा, जय माता दी। तो सर, जब हम बात करते हैं मारण, वशीकरण, काला जादू की, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो तंत्र को बदनाम किए हुए हैं क्योंकि तंत्र, अगर मैं बात करूं बेसिकली तंत्र की, तो तंत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से बात करूं तो काला जादू इस तंत्र, राइट। तो अगर हम समझने की अपेक्षा रखें तो तंत्र, काला जादू, ये सब कैसे अलग अलग हैं? देखिए, जादू अर्थात हाथ की सफाई, काला अर्थात नेगेटिव, जो अच्छा। कि होता नहीं है। नहीं होता? नहीं होता। तो ये काला जादू कुछ भी नहीं है? लोगों ने उसको नाम दे दिया, उसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए नाम दे दिया कि काला जादू, ब्लैक मैजिक। जादू अर्थात आपके जीवन बदलने की शक्ति। जादू है मिरेकल्स, बिल्कुल जो आपके पूरे जीवन को बदल दे। अब अच्छे में बदले तो अच्छा है, बुरे में बदले तो बुरा है। बिल्कुल सही। तो जो चीज आपको नुकसान कर रही है, जिस तंत्र का प्रयोग आपको नुकसान करने के लिए कर रहा है, और जो तंत्र हमारी सामाजिक धारणाओं के विपरीत है, उसे हम ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं, काला जादू बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि काले जादू में से बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिसे हम सामान्य सामाजिक रूप में स्वीकार नहीं करते। जैसे? बहुत सारी चीजें, व्यक्ति का डीएनए, बाल, पुराने वस्त्र, नाखून, और भी बहुत सारी चीजें जिनका उल्लेख मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ करूं। तो सर, काला जादू किया कैसे जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है, और ये इतना हार्मफुल कैसे हो जाता है कि एक इंसान अपनी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है? आपका प्रश्न है काला जादू किया कैसे जाता है। जी। मैं बिल्कुल बता दूंगा काला जादू कैसे किया जाता है। आपको सीखना है क्या? नहीं मैं यहाँ बता दूंगा, आधे लोग वैसे ही सीख जाएंगे। सही बात है सर। देखिए, काला जादू किसके लिए करना है, सबसे पहले तो क्यों करना है, उद्देश्य क्या है, ये निर्भर करता है। काला जादू सबसे ज्यादा जो किया जाता है मारण, उच्चाटन, विद्वेषण। मारण अर्थात किसी को समाप्त करना, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देना। अच्छा। मृत्यु तुल्य कष्ट अर्थात मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट हो उसे, इस प्रकार की स्थितियों को निर्मित कर देना। जी। इसके पश्चात विद्वेषण, दो लोगों में लड़ाई करवा देना, झगड़ा करा देना। एक व्यक्ति अपने परिवार से दूर हो जाए, देखे भी ना उनके तरफ, चाह के भी उनसे बात ना कर पाए, जब अपने को देखे तो ऐसा लगे कि ये सबसे बड़ा दुश्मन। इस प्रकार का स्वभाव उत्पन्न करना विद्वेषण।
यह भी काला जादू में आता है। तो सर हम काले जादू में ना बहुत सारी बातें सुनते हैं, जैसे कि मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन। तो इनमें मूल अंतर क्या है? देखिए, मारण अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट देना। अच्छा, पूरा मृत्यु नहीं उसको हानि पहुंचानी, बट मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट देना। ज्यादा कष्ट देना। देखिए, ये सब कहे जाते हैं, तंत्र में 6 क्रम होता है, हम्म, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और शांति। शांति जबकि सबसे पहला है, हम उसे बोलते सबसे अंत में। ऐसा क्यों? तंत्र का निर्माण ही शांति के लिए हुआ था ना, हम्म, लेकिन लोगों ने उसे ब्लैक मैजिक तक सीमित कर दिया, तो शांति को तो भूल ही गए। अब अंतर की बात आती है। मारण अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट देना। ठीक है। उच्चाटन किसी व्यक्ति को अपने स्थान से दूर कर देना, अच्छा, कि वो व्यक्ति इस स्थान पे आए ना। और ऐसे बहुत सारे केस हैं। राजस्थान में तो बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं उच्चाटन के प्रयोग के कारण। अच्छा, राज परिवार के लोग आते ही नहीं है। ऐसा क्यों? उच्चाटन प्रयोग, तामसिक शक्तियों का वास, वैसी वस्तुओं को वहां पे दबाया जाता है। बड़े बड़े किले खंडर हो गए उच्चाटन के प्रयोग से, कि राजा महाराजा उसमें आए ही नहीं। महल बनवाया, सुंदर सजावट की, लेकिन किसी तांत्रिक ने, मांत्रिक ने, किसी जलिस वाले व्यक्ति ने उसमें ऐसा प्रयोग करा दिया कि वो वहां पे आए नहीं। ऐसे कई केस आते रहते हैं मेरे पास। तो अगर कोई उनमें से एक केस अगर आप बताना चाहें। अभी एक इंदौर का ही केस था। काफी अच्छी फैमिली है, बिजनेस फैमिली। उन्होंने बहुत सुंदर विला बनाया, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका निर्माण कार्य शुरू किया, शुरुआत में बहुत अच्छा चला। लगभग 3 वर्षों के बाद वो पूरा कंप्लीट विला तैयार हुआ। ओपनिंग थी, सभी परिवार के लोग आए, ओपनिंग हुई। ओपनिंग के दूसरे दिन आते समय कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, उसके बाद फिर उस विला में कोई भी नहीं गया। अच्छा, आज भी वो विला लॉक पड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति उस तरफ जाता है तो उसके साथ में कोई न कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। ऐसा क्यों? किसी व्यक्ति ने जलिस वश, और उनके ही फैमिली का कोई व्यक्ति था, जब विला बन रहा था तो वहां पे कुछ विशेष सामग्री दबा दी गई। तो क्या इसका कोई निवारण नहीं होता? जब तक वो सामग्री वहां से हटाई नहीं जाएगी, तब तक उसका कोई भी निवारण नहीं है। तो जब वो केस आपके पास आया तो आपने उसमें ऐसा क्या किया? हम गए, हमारी बहुत सारी विद्याओं में ऐसी कई चीज शक्तियां हैं, जिसमें उस शक्ति को, जो भी सामग्री है, उसको वहीं जला के भस्म कर दिया जाता है। अच्छा, जिसे मैं एक विद्या सिखाता हूँ, आदिवासी विद्या। आदिवासी विद्या में एक मंत्र होता है, चीला बोगी। मंत्र नहीं बताऊंगा, लेकिन बता दूंगा, जिन्होंने सीखी है उनके लिए भी गाइडेंस हो जाएगा। चीला बोगी मंत्र से हम ऐसी स्थिति परिस्थिति में वो सामग्री को वहीं नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो चीज नष्ट हुई, उसके बाद ओपनिंग भी हुई, पार्टी ने वो विला सेल आउट किया, और आज वहाँ बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अच्छा, तो अब वहां पे सब कोई रहता है? सभी कुछ नॉर्मल लोग। ये उच्चाटन है ना, उच्चाटन अर्थात आप इस स्थान से भाग जाओगे, इस स्थान पे लौट के नहीं आओगे, यह है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे कुछ शक्तियों का वास होता है। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को वहां दबाते हैं, हम्म, केवल वस्तु मायने नहीं रखती है, वस्तु के अंदर शक्ति मायने रखती है। उस शक्ति को हम वहां पे स्थापित करने के लिए, उस वस्तु में स्थापित करने के लिए हम भारण मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि मैं अपनी आदिवासी विद्या में भी सिखाता हूँ। अच्छा, भारण मंत्रों से उस वस्तु में उस शक्ति को स्थापित किया जाता है, फिर वो शक्ति वहां पे स्थापित कर दी जाती है। अच्छा, अब वो शक्ति तामसिक भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है। जिस शक्ति को हम चाहें उस शक्ति को वहां पे प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो सर अब हमने बात कर ली उच्चाटन की, अब बात करते हैं विस्तार से मारण की पहले। क्योंकि जब हम बात करते हैं, अभी आपने बताया भी, मारण मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु से भी बुरा कष्ट उस इंसान को आता है। अगर मैं इसको और गहराई से समझने की प्रयास करना चाहूँ तो आप इसे कैसे समझाएंगे? देखिए, मारण अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट किया कैसे जाता है? सबसे पहले जिस व्यक्ति के ऊपर हमें वो क्रिया करनी है, हमें उसका कोई ना कोई पुराना वस्त्र चाहिए। अच्छा, यह अनिवार्य है? पुराना वस्त्र हो या उसकी फोटो हो तुरंत की, क्योंकि फोटो में ऊर्जा होती है। अच्छा, लेकिन अगर डीएनए मिल जाए तो अति उत्तम। जैसे पुराना वस्त्र, सिर के बाल, उसका रक्त, पैर के नाखून, हाथ के नाखून, या शरीर का ऐसा कोई भी डीएनए सैंपल, उसको अमावस्या की रात सबसे पहले हमें शमशान में जाना होता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के दाहिने पैर की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अच्छा, दाहिने पैर की मिट्टी, शमशान की मिट्टी, किसी नदी के किनारे जहां पे धोबी कपड़े धुलते हैं वहां की मिट्टी, इन तीनों मिट्टियों को मिलाकर एक पुतले का निर्माण किया जाता है। पुतले के सिर में एक जायफल रखा जाता है और छाती में एक छोटा सा कलेजी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। अच्छा, और इसमें जिस भी व्यक्ति का हमें पुतला बना रहे हैं उसके प्राइवेट पार्ट पूरी तरह क्लियर बनाए जाते हैं, स्पष्ट। फिर इस पुतले को एक विशेष मंत्रों के द्वारा घेरा बनाया जाता है। फिर पुतले को रखा जाता है। फिर जो वस्त्र हैं, जो डीएनए जहां का है वहां पे उसको स्थापित किया जाता है। जैसे सिर के बाल है तो सिर पे लगा दिए, वस्त्र है तो उसे पहना दिए उस पुतले में। फिर उस पुतले का अभिषेक करते हैं। छत्तीसगढ़ी विद्या में भारणी मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति को, जिसके ऊपर हमें क्रिया कर रहे हैं, उसके पितरों का बंधन करते हैं, उसकी कुलदेवी का बंधन करते हैं,
उसके गोत्र का बंधन करते हैं। ऐसा क्यों? नहीं करेंगे तो उसकी सुरक्षा होगी ना। अगर हमें किसी के ऊपर कोई क्रिया करनी है तो सबसे पहले हमें उसकी सुरक्षा अलग करनी होती है। तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कुल देवी, उसके पित्र, उसके इष्ट, तो उन सबका बंधन करना होता है। ठीक है। उसके बाद फिर उस व्यक्ति पे मूल रूप से मारण क्रिया की जाती है। अब जैसे हमारी छत्तीसगढ़ी में वाण विद्या है, तो एक विशेष लकड़ी होती है, उसका हम वाण बनाते हैं। फिर उस वाण को उसके उस छाती में लगा दिया जाता है, या फिर उस पुतले को अच्छी तरह कपड़े में रैप करके किसी दलदल में दबा देते हैं। ये स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हमें उस व्यक्ति को कैसा कष्ट देना है। तो सर हमने जैसे बहुत जगह सुना है और पढ़ा देखा भी है स्टोरीज में कि ऐसे पुतले बना के उनके ऊपर सुइयां चुभाई जाती हैं, तो क्या ये भी मारण क्रिया में ही आता है? मृत्यु तुल्य कष्ट, जैसे वो बाण मैंने बताया आपको, जहां जहां चुभाएंगे वहां वहां पीड़ा होगी, अच्छा। दर्द होगा। तो हमें अगर देना है तो हाथ पैर वगैरह में करके उसको दर्द देते हैं। डायरेक्ट जहां हमने वो मांस का टुकड़ा लगाया वो हृदय है, अगर वहां करेंगे हार्ट अटैक, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। अच्छा। ये संभव है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम यहाँ पे नहीं बोल सकते और ना मैं चाहता हूँ कि मैं इसका समर्थन करूं। तो वहां पे हृदय होता है, वहां पे कब करेंगे तो हृदयघात जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ओके। इसके बाद ये भी एक टाइम पीरियड के लिए होता है, म्याद के लिए। 1 साल, 6 महीने, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। मारण क्रिया कई प्रकार से होती है। जैसे अभी तो मैं आपको पुतला बता रहा हूँ। अब वो पुतले को हमने लपेट के कहीं दलदल में दबा दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे उस पुतले की मिट्टी गलेगी। जिस व्यक्ति के नाम से किया उसके शरीर में बीमारियां आएंगी, बीमारियों के सिम्टम आएंगे। पहले उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर होंगी, लेकिन समस्या बनी रहेगी। धीरे 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 जब उसकी तकलीफ बढ़ेगी तो मेडिकल रिपोर्ट्स में भी बीमारी आनी शुरू होंगी, दवाइयां काम नहीं करेंगी। धीरे धीरे उस व्यक्ति का शरीर गलता जाएगा, ऑर्गन्स फेल होते जाएंगे, और जैसे ही वो पुतला इंसान भी समाप्त। दूसरी मारण क्रिया में आता है हांडी उड़ाना। हांडी उड़ाना आपने देखा होगा, काफी सारी जगह कहानियों में सुना होगा कि बेटा अमावस्या की रात को ऊपर नहीं जाना। एक मटकी में आग जलती हुई पुराने समय में दिखती थी, आज भी दिखती है। अच्छा। आज भी दिखती है, जब हांडी उड़ाते हैं तो दिखती है। अब वो क्या प्रक्रिया है? उसमें एक विशेष क्रिया होती है। एक हांडी होती है मिट्टी की, उसके अंदर तामसिक भोग रखा जाता है। इसके बाद एक देवी है जिन्हें हम बोलते हैं आसमानी देवी, जो बहुत उग्र होती हैं। एक देवी होती है आंसू मेहतरानी, वो भी बहुत उग्र होती हैं। उनको वहाँ पे स्थापित किया जाता है। इसके बाद होती है एक शक्ति मरी, शमशान की शक्ति है, उसे उसमें स्थापित किया जाता है। भोग दिया जाता है, अपना भी रक्त दिया जाता है। और जब हम अपना रक्त देकर, कसम देकर उस शक्ति का आह्वान करते हैं कि जा उस व्यक्ति के नाम से, तो हांडी उड़ती है, जाती है। और अगर कोई अच्छा व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति ने रास्ते में देख लिया तो उतार लेगा, नहीं देखा तो उस व्यक्ति के पास जाएगी, उस व्यक्ति के घर पे जाएगी। उसमें उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस, सब कुछ बताना होता है उस शक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति घर पे होना चाहिए। बिल्कुल टारगेटिंग है। और अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति किसी काम से बाहर गया हुआ है, काम नहीं करेगी, लेकिन उस व्यक्ति का नाम लेके वो आवाज लगाएगी उसी समय। और इसमें कई बार होता है, अगर किसी व्यक्ति ने गलती से, उसके परिवार के कोई सदस्य ने गलती से दरवाजा ओपन कर दिया या उस जवाब दे दिया, तो उस व्यक्ति के ऊपर चली जाती है। जिसने दरवाजा खोला, मतलब अगर चली है तो नुकसान तो करेगी। और अगर सामान्य व्यक्ति नहीं है, घर में कोई भी नहीं है, ताला लगा है, तो वो शक्ति वापस जिसने उड़ाई है उसके पास आएगी और तुरंत फिर उस व्यक्ति को अपनी खून की धार या बकरे की खून की धार देकर उस शक्ति को शांत करना होगा। क्योंकि हांडी एक बार उड़ी तो वचन ऐसे होते हैं कि या तो जाके उसको मार या करने वाले को मार। बहुत रिस्की है, नहीं करना चाहिए। जिनको जो जानते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ नहीं करना। जैसे अभी आपने बोला कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो उसको नीचे उतार लेता है, तो वो कैसे होता है? नाथ विद्या में इसके मंत्र हैं हांडी उतारने के, प्राण बचाने के लिए। सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है किसी व्यक्ति के आप प्राणों की रक्षा करें। अच्छा। अगर आपके ऊपर भी किसी ने चलाई है तो आप इस नाथ विद्या से आप स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं। आदिवासी विद्या में भी है कि हम हांडी को उतार सकते हैं, चला सकते हैं। मंत्र भी बड़े खतरनाक होते हैं। मार मार ढाल को मुर्गा, मार मरघट पहुंचा मरघट, नाथ को धुआं दिखाए धुआं देख, झाड़ देख लौट, इस प्रकार के मंत्र कि बिल्कुल जाके पर्टिकुलर उस व्यक्ति को जब तक मर नहीं जाएगा, उसको शमशान में नहीं पहुंच जाएगा, उसकी चिता नहीं देख के आएगा, तब तक वो शक्ति लौट के नहीं आएगी। तो सर हमने बहुत सारी बातें कर ली है मारण के बारे में, अब बात करते हैं मोहन की। तो मोहन क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार की होती है, और इंसान के ऊपर इसका कैसे असर होता है? देखिए, मोहन अर्थात मोहना। आप कोई सुंदर पुष्प को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, कितना सुंदर है, बार बार देखने की इच्छा होती है। कोई सुंदर तस्वीर को देखते हैं तो आपकी इच्छा होती है बार बार देखने की। बिल्कुल सही। कोई सुंदर मूर्ति होती है तो
तो आपके मन के अंदर भाई जाती है कि कितनी प्यारी मूर्ति है, किसी भी चीज को मोह लेना। यह तो हुआ स्वाभाविक। जब इसे हम तंत्र के द्वारा करते हैं, सात्विक शक्तियों से करते हैं, तो माँ शारदा से करते हैं, माता सरस्वती का आह्वान करते हैं, लूना चमरिन का आह्वान करते हैं, माँ कामाख्या का आह्वान करते हैं। लेकिन जब यही चीज ब्लैक मैजिक से करते हैं, काले जादू से करते हैं, उग्र शक्तियों से करते हैं, तो फिर इसका स्वरूप बदल जाता है। अच्छा। जिस व्यक्ति के ऊपर मोहन करना है, सबसे पहले हमें उसका कोई कपड़ा चाहिए, या तो उसका डीएनए चाहिए, या उसकी फोटो चाहिए। ठीक है। उसको ले जाकर हम किसी शमशान में गड्ढा करते हैं, उसमें एक मटकी डालते हैं। मटकी के अंदर कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं, जिसमें मांस, मदिरा, कुछ जड़ी बूटियां ये रहती हैं। फिर उसमें उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति का कपड़ा डाला जाता है। सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं तंत्र की, ब्लैक मैजिक की सबसे सरल। फिर उसमें रक्त दिया जाता है। अगर फीमेल्स के लिए करना है तो मेल्स का स्पर्म लगता है। उसके बाद ऊपर से शराब की धार दी जाती है। फिर एक शक्ति होती है घट वासनी, उसका आह्वान किया जाता है। फिर उसके मंत्रों का जाप किया जाता है। जिसके ऊपर मोहन कर रहे हैं उसके दिमाग पे क्लिक होता है। बार बार जो कर रहा है उसको उसका चेहरा दिखता है, उसको अपने शरीर पे उसका स्पर्श महसूस होता है, वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। उसको लगता है कितनी जल्दी मैं उसके सामने चले जाऊं। वो कुछ भी करता है तो उसका ध्यान आता है। ब्लैक मैजिक के थ्रू होती, क्लिष्ट है, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। मोहन जब हम नाम सुनते हैं तो तंत्र की अगर हम बात ना करें, हम सामान्य अगर व्यक्ति एक बात करे मोहन, तो मोहन का मतलब है आप मंत्र मुग्ध कर दें किसी इंसान को। लेकिन जो अभी आपने प्रक्रिया बताई तो ये तो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। उस इंसान की सारी सुध बुध खोकर वो सिर्फ उसी इंसान के पीछे भागे। तो ये कब तक प्रक्रिया रहती है, मतलब जब तक वो मटकी अंदर रहती है? इसकी और भी प्रयोग है, जैसे अच्छा। मोहन का। ये तो गई पूर्ण रूप से ब्लैक मैजिक। शमशानी क्रिया में मोहन के लिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें कारी पीरी चावल का उल्लेख आता है। काली पीली चावल कभी नाम नहीं सुना होगा। बहुत गुप्त विद्या है, बहुत जंगलों की विद्या है। आजकल इंटरनेट से बहुत दूर है। इंटरनेट पे तो जो चल रहा है वो सब भगवान भरोसे। अच्छा। काली पीली चावल होते हैं। जब किसी व्यक्ति का अर्थी जाती है तो पीछे से लाई फेंकते हैं। हाँ। कील फेंकते हैं। उस कील में धान होती है। जब वो धान किसी शमशान भूमि में जम जाती है, जैसे अभी बारिश होगी, वो धान वहां पे जम गई, उससे जो धान उंगती है उस धान को लिया जाता है। अच्छा। उसके चावल बनाए जाते हैं। फिर उन चावलों को चिता पे पकाया जाता है। अच्छा। फिर उन्हीं चावलों को जब वो गीले होते हैं तो शमशान भूमि में उपस्थित किसी पीपल या बरगद के पेड़ पे मारा जाता है। तो जो चावल चिपक जाते हैं वो वशीकरण के काम में आते हैं। जो चावल नीचे गिर जाते हैं वो वशीकरण छुड़ाने के काम में आते हैं। अच्छा। फिर जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना होता है उनको वो चावल खिला दिया जाता है। जो चिपका है वो दोनों चावल को अलग अलग करके रख लेते हैं। जो चिपका है उसको खिलाते हैं तो वशीकरण होता है। वशीकरण तोड़ना होता है तो जो नीचे चावल होते हैं जो गिर गए होते हैं उनको खिलाया जाता है तो वशीकरण टूट जाता है। अच्छा। और भी प्रयोग है मोहन के। तो क्या ये मोहन और वशीकरण दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही जैसे हैं? देखिए, मोहन अर्थात मोहना, वशीकरण अर्थात अभी जैसे पहला वाला जो प्रयोग मैंने आपको बताया हांडी वाला, उसमें दिमाग क्लिक करेगा, एहसास होगा, मतलब आप उसको फील कर रहे हो ना। फील कर रहे हो मतलब आपका हमेशा उस पर ध्यान है। तो वशीकरण नहीं हुआ, वो मोहन हुआ। ये जो काली पीली चावल वाला है ये वशीकरण है। तो इनमें मूल अंतर क्या होता है? मोहन में आप किसी की तरफ जाते नहीं हो, वो आपको अच्छा लगता है। जैसे अभी नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ये तिलक मैंने लगाया, ठीक है, मोहिनी तिलक भी होता है। कोई मेरे तरफ देखेगा वो मुझसे आकर्षित होगा, बात करेगा, मेरी बात मानेगा, दैट्स इट। अगर मेरे से बात किया तो मुझे याद रखेगा। ये मोहन है। इसका बड़े छोटे छोटे से भी मंत्र होते हैं। मोहन मोहन क्या करे, मोहिनी मेरा नाम, भीत पे जो देवी खड़ी, मोहे सारा ग्राम, राजा मोहे प्रजा मोहे, मोहे ब्राह्मण बनिया, 33 कोटि के देवता मोहे, तो नर कहाँ जाए, दुहाई लो न छमारे। अगर इस मंत्र से कोई व्यक्ति धरती की धूल उठा के भी मस्तिष्क पे तिलक करेगा ना, तो वह भी कहीं जाएगा तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। तो ये जो मोहन रहता है, मोहन की प्रक्रिया रहती है, ये क्या परमानेंट रहती है या कुछ समय के लिए? कुछ समय के लिए। मोहन परमानेंट नहीं होता। आप गए, आपका प्रभाव पड़ा, आप वहां से वापस आए, समाप्त। मोहन कई प्रकार से होता है। जैसे एक काफी पुरानी प्राचीन विधि है, काला भूत इत्र से भी मोहिनी इत्र बनता है। काला भूत इत्र? इत्र होता है, नॉर्मल दुकान पे मिलता है। इसमें एक विशेष गुण होता है, इस शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अच्छा। जब इसी यंत्र को कुछ विशेष क्रियाओं द्वारा, कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा जागृत कर लिया जाता है तो ये मोहिनी इत्र बन जाता है, जिसे आप कहीं भी लगा के जाएंगे तो आपका काम सफल होगा। कोई साधना में बैठेंगे इसको लगा के तो शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। अप्सरा साधना में अगर कोई इनका प्रयोग करता है तो अप्सरा तुरंत अट्रैक्ट होती है। अच्छा। प्रेत साधना करनी है, खासकर प्रेतनी साधना करनी है तो, क्योंकि जो सुगंध होती है वो स्त्रियों को ज्यादा प्रिय होती है। प्रेतनी साधना करनी है, भूतनी साधना करनी है, डाकनी साधना करनी है, हकनी करनी है, उसके लिए इत्र बहुत काम करता है। ये मोहिनी इत्र कहलाता है। इस जगत की तो छोड़िए, सूक्ष्म जगत की शक्तियों को भी, इतर योनियों को भी आकर्षित करता है। ये भी अलग प्रकार से बनता है। इसके पश्चात मोहिनी भस्म भी बनती है।
जिसमें 7 अलग अलग चिताओं की राख इनका प्रयोग किया जाता है। उनको लेकर फिर एक विशेष मंत्र, विशेष क्रिया के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, फिर वो तिलक आपका मोहिनी तिलक भी बनता है। अच्छा। इसके बाद एक पौधा होता है लाजवंती, जो आपने देखा होगा बचपन में हम इसे टच करते तो पत्तियां बंद हो जाती थी, हाँ जी। बारिश के मौसम में बहुत दिखता है। इसका प्रयोग वशीकरण के लिए और मोहन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये मोहन और वशीकरण के लिए होता है? इसका पंचांग अर्थात फूल, पत्ती, तना, जड़, इन सबको लेकर इसका मिश्रण किया जाता है, फिर विशेष मंत्रों से जागृत किया जाता है, भाणी मंत्रों से इसमें ताकत भरी जाती है, जिसको मैं आदिवासी विद्या में सिखाता हूँ। फिर इसका तिलक लगाया जाता है, तो भी मोहन होता है। और हमारे प्राचीन लोग तो ये खूब करते थे। अच्छा। बहुत पुरानी, हम इसे वनस्पति तंत्र के अंतर्गत भी आता है, जहाँ वनस्पति का प्रयोग होता है वनस्पति तंत्र के अंतर्गत आता है। तो सर अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वशीकरण की। वशीकरण सबसे चर्चित विषय। बिल्कुल सही। हर कोई चाहता है कि भाई मेरा पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो घर में हमारे पति पत्नी के बीच में हो, या फिर कोई भी ऐसे जो, या कोई लड़का लड़की से बहुत प्रभावित होता है तो वो भी चाहता है कि वो उसको वशीकरण करे, अपनी तरफ आकर्षित करे। तो ये क्या है, किस तरीके से काम होता है? देखिए, वशीकरण अर्थात कोई व्यक्ति अपनी सुध बुध भूलकर केवल आपके ही विचार में डूब जाए, आप जो कहें वो माने। अघोर वशीकरण में संभव होता है, तामसिक वशीकरण में संभव होता है, सात्विक वशीकरण में संभव होता है, लेकिन लिमिटेशन होता है। हर चीज का अपना लिमिटेशन है। वो क्या? कि अगर आप जिस व्यक्ति के लिए वशीकरण कर रहे हो और आपका जो उद्देश्य है उससे उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हानि पहुंच रही है, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो मानसिक रूप से, आपका प्रयोग प्रभाव नहीं करेगा। अच्छा। वशीकरण के नाम पे सबसे ज्यादा लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि गुरुजी मैंने फलाने से वशीकरण कराया लेकिन हुआ नहीं, मैंने लाख रुपए दिए हुआ नहीं, मैंने कई लोगों से कराया वशीकरण होता नहीं है, हुआ नहीं। लेकिन वशीकरण कराने से पहले लोग ये नहीं देखते कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण करा रहे हो वो कैसा है, वो भगवान को मानता है कि नहीं मानता है, उसके कुल देवी कौन है, पितृदेव कौन है, कौन सी शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। फिर कैसे संभव होगा जब इतनी शक्तियां सुरक्षा कर रही हैं, तो क्या आपके छोटे मोटे टोने टुटके से किसी व्यक्ति का वशीकरण होगा? नहीं। अगर ऐसा वशीकरण होने लगता तो सब लोग एक दूसरे को वशीकरण करके काम हो जाता। बिल्कुल सही। हर इंटरव्यू पास कर लेते लोग वशीकरण करके। सही बात है। वशीकरण होता है, बिल्कुल होता है, संभव है, लेकिन कुछ शर्तें, नियम जिनका पालन करना होता है, दिन मुहूर्त काल का पालन करना होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना है उसका डीएनए चाहिए होता है, या तो आप उसे कोई वस्तु खिलाएंगे। जब तक कोई ना कोई चीज उसके शरीर में नहीं होगी या उसका डीएनए आपके पास नहीं होगा या उसकी फोटो आपके पास नहीं होगी, तब तक आप वशीकरण नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति भी आपको जानना चाहिए। अच्छा। मैं किसी बड़े राजनेता का वशीकरण नहीं करूंगा, नहीं, वो व्यक्ति आपको पर्सनली जानना चाहिए, उसका आपसे कोई कनेक्शन होना चाहिए। अभी मान लीजिए जो मुझे नहीं जानता, मैं उसके लिए वशीकरण कर रहा हूं, तो मैं वशीकरण तो करूंगा और हो सकता है मुझे उसका डीएनए भी कहीं से मिल जाए, लेकिन मेरा वशीकरण उसके ऊपर तब तक काम नहीं करेगा जब तक या तो वो मुझे पर्सनली ना जाने या मैं उसके सामने ना जाऊं। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरा अक्स उसके सामने भी तो आएगा, लेकिन वो जब मुझे ना तो नाम से जानता है, ना मुझसे मिला है, ना मुझसे उसका कोई रिलेशन है, कैसे कल्पना करेगा? प्रयोग करूंगा तो माइंड में तो आएगा उसका, ये व्यक्ति है, ऐसा दिखता है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए वो भी नहीं मालूम होगा उसको, लेकिन होगा। अगर वो मुझे जानता होगा तो तुरंत आएगा। वशीकरण अच्छी चीज है, पति पत्नी के बीच में संबंध बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, किसी का परिवार टूट रहा है उसे बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बच्चे बात नहीं मानते आजकल के बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो क्या ये वशीकरण परमानेंट रहता है या कुछ टाइम पीरियड के लिए ही रहता है? परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। हर चीज का एक विशेष नियम होता है, एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद सब कुछ खत्म। कुछ समय पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। आज लव मैरिज के केस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और डिवोर्स के केस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। क्यों बढ़ रहे हैं, कोई रीजन है? आजकल बहुत सारी ऐसी पद्धतियां आ गई हैं जिनमें वशीकरण बहुत सरलता से हो जाता है। एग्जैक्टली। वो वशीकरण नहीं होता, वो विधिना कुछ समय के लिए आकर्षण होता है और उस आकर्षण में लोग विवाह कर लेते हैं। उसके बाद जब वो समाप्त होता है तो एक दूसरे की गलतियां दिखती हैं और डिवोर्स होता है। मोस्टली केस ऐसे ही आते हैं। बिल्कुल सही। अभी एक केस था और जिसपे अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे एक्सिस से, उनकी एक मित्र थी, महिला मित्र, उन्होंने विवाह किया, लगभग 6 महीने साथ में थे। उसके बाद वो अपने घर गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिवोर्स के लिए अर्जी लगा दी। अच्छा। डिवोर्स फाइल कर, काफी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद डिवोर्स भी हो गया। ऐसा कैसे संभव, जो इतने दिन तक साथ में रहे और सब कुछ है और दोनों बहुत अच्छी फैमिली से, दोनों के विचार मैच कर रहे हैं, दोनों वेल एजुकेटेड फैमिली से, कैसे संभव? वशीकरण। वशीकरण टूटा। जो आपको ज्ञान होगा वो हो जाएगा,
क्या सही क्या गलत सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। इसलिए गलत चीजों के लिए वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी कर रहे हैं कि वापस हो जाए, भगवती की कृपा से हो जाएगा। पारिवारिक संबंधों को बचाने के लिए वशीकरण का प्रयोग बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। तो गुरुजी, अंत में अगर मैं आपसे कुछ सलाह मांगना चाहूँ कि ये जो काला जादू है, वशीकरण है, मोहन है, मारण है, इन क्रियाओं से बचा कैसे जाए? क्या कोई समाधान है? देखिए, वैसे तो इसके लिए किसी ना किसी योग्य जानकार की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई तामसिक क्रिया है। लेकिन इनसे सबसे सरल एक छोटा सा सुरक्षा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंचेगा। जी। अगर कभी भी किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके ऊपर काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, तंत्र क्रिया हुई है या वशीकरण का कोई प्रयोग है, केवल और केवल 24 घंटे कुछ दाने काली उड़द के अपने शरीर से स्पर्श करके रख लीजिए। अगर दाने टूटे हुए मिलते हैं तो ये कंफर्म है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग है ब्लैक मैजिक का। अगर फिर भी आपको कोई जानकार नहीं मिलता है तो कुछ दाने हमेशा अपने साथ रखिए और जैसे जैसे वो टूटते जाए वैसे वैसे उन दानों को रिप्लेस करते जाइए, अच्छा। क्योंकि वो एनर्जी आपको तोड़ेगी और आपको तोड़ने की जगह वो उड़द के दाने टूटते चले जाएंगे। ठीक है। तो जब तक वो दाने रहेंगे तब तक आप सेफ रहोगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया हो। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न है आपके मन में या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि आगे आप क्या सुनना पसंद करेंगे, आपकी कोई समस्या है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन पे भी बहुत गहराई से चर्चा कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट। थैंक यू सर। जय माता। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।